हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फिक्शन एक्सप्लेन। आइए फ्रेंड्स, हम मेटेड किंग द स्नेक फाइटर का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। ईबो और जैन की मीटिंग खत्म होती है और वो लोग अब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब जैन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है अभी भी उसकी ग्रैंड माँ वहां बैठकर उसका आने का इंतजार कर रही थी। वो अपनी ग्रैंड माँ को पीछे से हक करता है और बोलता है, ग्रैंड माँ काफी देर हो गई, आपको आराम करना चाहिए था, आप अभी तक जागी हुई क्यों है? तो उन्होंने पूछा, मीटिंग कैसी गई जैन? तब जैन अपना लिप्स को पाउटी करके कहता है, अच्छी नहीं गई ग्रैंड माँ। तब ग्रैंड माँ जैन के सर पे हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ बच्चे? जैन कहता है, आपको पता है ग्रैंड माँ, उन्हें लगता है कि चाइना में वो जो चाहे वैसा कर सकते हैं क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तब जैन की ग्रैंडमा उसके सर पे प्यार से पेट करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम इससे बेटर करना, ताकि कोई भी चाइना या वी एम्पायर को नहीं झुका सकता है। जब तक तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हो, किसी को भी अपना कॉन्फिडेंस हिलाने मत देना। तब जैन कहता है, यस ग्रैंडमा, आई विल डू इट, आई विल बीट हिम। ग्रैंडमा कहती है, चलो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं, वैसे भी तुम आज दिन भर से बाहर ही थे, पता नहीं तुमने खाया भी है या नहीं। तब जैन कहता है, नहीं ग्रैंडमा, कहीं भी खाने का स्वाद आपके हाथ के खाने के स्वाद जैसा कैसा है? तब ग्रैंडमा स्माइल करती है और कहती है, चलो अब हम डिनर करते हैं। जैन और उसकी ग्रैंडमा अब डिनर करने लगती हैं। दूसरी तरफ लैंड मैंसन में अलग ही हंगामा हुआ हुआ था। काफी सारी चीजें उलट पुलट हो गई थी। हमारे लैंड हाइक्वान के लिए जियांग्स के बेटे ओमेगा बेटे मेगाशन जंक्शा का रिश्ता आया था, जिससे हाइक्वान पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया था उसे हाँ करना चाहिए ना। उसके अंकल ने इस रिश्ते को फाइनलाइज कर दिया है और वो जानता था अब मना करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंकल ने हमारी शादी फाइनलाइज करवा दी है। अगर अब मैं मना भी करूंगा तो अंकल मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए हाइक्वान को बोलना जरूरी नहीं लगा कि वो शादी करना चाहता है या नहीं। वो जंक्शन से अभी तक मिला भी नहीं था, क्योंकि जंग क्लैन का ओमेगा सन जंग एम्पायर का ओमेगा सन वो हमेशा से ही अब्रॉड में रहा है। उसकी स्टडीज वहीं हुई हैं। वो यहाँ से 15 साल की उम्र में ही चला गया था। हाइक्वान जो 27 साल का है, उसकी शादी एक 22 साल की ओमेगा लड़की से की जा रही थी। वो अभी अभी अपनी स्टडी अब्रॉड से खत्म करके यहाँ आया था और जियांग सोलैन अपना बिजनेस और अच्छा करने के लिए हाइक्वान को दांव पर लगा चुके थे। और जंशा को भी इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। ये वो कहता, ब्रदर आप क्या करने वाले हैं? इशारों इशारों में हाइक्वान एक गहरी सांसें भरता और कहता, अंकल ठीक है, अब जैसा चाहते वैसा ही होगा। तब लैंचरान पूछता है, आज की मीटिंग कैसी गई हाइक्वान? तब लैंचरान कहता, मीटिंग को हमने हमने हाइक्वान बोल नहीं पा रहा था, तभी वो कहता, अंकल हमने मीटिंग को अच्छे से हैंडल किया और अब हमारे क्लाइंट्स कोरिया के वो रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम चाइना क्या हुआ? तभी लैंचरान अचानक से शॉक होते हुए कहते, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? तब लैंचरान जवाब देता, अंकल उन्हें लगता था कि हम वीक हैं, इसलिए उन्होंने हमारे स्टेट को चुना। जब ये बात वीजान ने वीजान का नाम आते ही लैंचरान ने कहा, ये हमेशा हर मीटिंग को हर डील को हमारी बर्बाद कर देता है। पर लैंचरान कहीं ना कहीं ये भी समझते थे कि वो चाइना को ना नीचे होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। तभी वो कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सब अपना अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें खत्म होने के बाद वो लोग अपना डिनर खत्म करते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हाइक्वान अब अपने रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब वी जैन अपने कमरे में
नहा शावर लेकर आकर बेड पे लेट चुका था। वो अब भी सिर्फ ईबो के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी से ईबो के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा। तब उसे पता चला वो बीजिंग के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो कि खुद लैंस का था, उस यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है। जब जैन को ये पता चला कि ईबो सिर्फ 20 साल का है, जैन को शॉक लग गया। इतना मेच्योर, इतना कोल्ड हार्टेड पर्सन सिर्फ 20 साल का है। ये कहीं ना कहीं मजाक लग रहा था उसे, लेकिन जब उसने वेबसाइट्स पे काफी सर्च किया तब उसे पता चल गया ईबो सच में 20 साल का है और उसका ब्रदर हाइकॉन 27 साल का। उसके पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी, जैसे उसकी पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। ईबो के लिए कहीं ना कहीं जैन को बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था बिना पेरेंट्स की लाइफ गुजारना कैसा होता है। कैसा होता है यही सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला वो कब सो गया। दूसरी तरफ आज जंगछा बीजिन बीजिन आने वाला था। आज जंगछा 10 सालों के बाद, सॉरी गाइस, 7 सालों के बाद वो वापस आ रहा था। वो अपने घर वापस आता है और देखता है कोई भी उसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए नहीं आया, एक भी पर्सन नहीं। वहां अगर कोई था तो सिर्फ उसकी सीजेई यहाँ ली। जंगछा उसे जाकर हक करता है और पाउटी लिप्स बना, सीजेई आप यहाँ क्यों हैं? बाकी सबका है, मॉम डैड क्यों नहीं आए? तब उसकी जीजी जवाब देती है, आचिंग, मॉम डैड को बहुत सारा काम था इसलिए वो नहीं आए। तो आचिंग कहता है हमेशा उनकी प्रायोरिटी काम ही रहती है। खैर छोड़िए सीजेई, हमें चलना चाहिए घर, काफी रात हो चुकी है। सीजेई उससे वापस हक करती है और कहती है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई आचिंग जब मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें लेने के लिए? वो बोलता है अपनी सीजेई को बैक हक करते हुए, ऑफ कोर्स सीजेई, मुझे बहुत खुशी है कि आप आई, मुझे तो लगा था कोई भी नहीं आएगा। और ये कहकर वो हंसने लगता है। तो वो कहती है आचिंग तुम्हारा आज भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बुरा है। तो बोलता है हाँ सीजेई मुझे पता है मुझे टीज मत करो ना। तो उसकी सीजेई उसे लेकर अब जियांग मैंशन आती है। जियांग मैंशन में इंटर करने के साथ जंगछा देखता है कि सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा वो छोड़ के गया है, बस कुछ चीजें बदल गई हैं उसके ना होने की वजह से। अब आचिंग अपने कमरे में जाता है रेस्ट करने के लिए। फिर ये कहती है जल्दी से आओ, हम फिर साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद वो कहता है ठीक है जीजी, मैं आता हूँ। कमरे में जाता था, कमरा आज भी वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था। उस कमरे में कोई चमक, कोई जान नहीं थी, चीजें आज भी वैसी ही रखी हुई थी जैसे थी। आचिंग को कहीं ना कहीं हमेशा महसूस होता था कि उसके पेरेंट्स, उसके मॉम डैड होने के बाद भी वो बहुत अलोन है, क्योंकि हमेशा उसकी मॉम मैडम यू हमेशा स्ट्रिक्ट रहती थी और वो सिर्फ पेरेंट्स टीच मीटिंग में आती थी हमेशा और अपने बिजनेस पे हमेशा ध्यान देती हैं। जियांग फैंगमियन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो भी सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस के काम में बिजी रहने की वजह से वो सिर्फ जंगचा को उसके बर्थडे, उसके पेरेंट टीच मीटिंग्स, उसकी कोई खास पार्टीज में ही टाइम दे पाते थे। अदरवाइज सारी पार्टीज तो बिजनेस पार्टीज होती थी जिसमें जंगछा या यानली को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर यानली के लिए कोई था तो वो जंगछा, और जंगछा के लिए उस वक्त कोई था तो यानली। वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, शायद जितने क्लोज वो अपने पेरेंट्स से नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा वर्क में बिजी ही रहते थे। उन्होंने बच्चों पे बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने में लगे हुए थे। ये बात कहीं ना कहीं जंगछा जानता था, फिर भी उसे बहुत हर्ट और बहुत अकेला महसूस होता था। अब जंगछा फ्रेश होकर 15 मिनट बाद बाहर आ जाता है। उसने एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और रिप जींस पहन रखा था। उसकी सीजी कहती है चेंग, तुम इस वक्त ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए? तो बोलता है जी जी, मैं बाहर थोड़ी देर के लिए लॉन्ग ड्राइव के लिए जाऊंगा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। तब उसकी जीजी बोलती है ठीक है आचिंग, चले जाना, तुम्हें ड्राइवर लेकर चला जाएगा। बोलता है नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तब बोलता है, उसकी जीजी बोलती है जैसा ठीक लगे तुम्हें आचिंग, अब डिनर कर लेते हैं। उसकी सीजे ने आज उसके लिए खास करके उसके आने की खुशी में लोटस
पोक रिब सूप बना कर रखा था। ये देखकर आचिंग के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है जिसे देखकर सीजेई बहुत खुश हो जाती। वो जानती थी कि उसे कहीं ना कहीं मॉम डैड की बहुत जरूरी लगा कि वो रहेंगे, लेकिन वो आज भी नहीं थी। इसलिए यानली को पता था कि आज भी उसका आचिंग सैड हो जाएगा। इसलिए यानली ने उसके लिए खास करके लोटस पोक रूप सूप बना के रखा था, जिससे उसके आचिंग का मूड बिल्कुल ठीक हो जाए। आचिंग उसे खाकर इतना खुश होता है कि वो बोलता है, जी जी, आपके हाथ का लोटस रीप सूप आज भी कोई नहीं बीट कर सकता। यू आर द ग्रेट सीजे। वो यमी यमी करते है, सारा सूप खत्म करता है और अपने जीजी को हक करते हुए कहता है, मैं बस लॉन्ग ड्राइव से यूं गया जी और यूं आया। तो यानली कहती, हाँ हाँ आची, मुझे पता है तुम यूं गए और यूं आए। अब वो लॉन्ग ड्राइव के लिए अपनी बाइक लेके निकल जाता है। दूसरी तरफ अब हाईक्वान के रूम में ईबो आता और कहता है, आपने क्या फैसला लिया ब्रदर, आप अंकल से क्या कहेंगे? तो हाईक्वान कहता है, अब फैसला लेने का वक्त नहीं है, अब एक्शन लेने का वक्त है, क्योंकि अंकल ने एक बार फैसला ले लिया, उसे कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ जो मुझे इस वक्त करना चाहिए। तो ईबो कहता है, क्या ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जंगछा के बारे में सब कुछ पता करो। वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, उसकी पढ़ाई कब खत्म होगी, वो कितने साल का है, सब कुछ। तो उसका ब्रदर कहता है, मुझे पता था ब्रदर आप ये कहेंगे। तो उसने अपने भाई को एक फाइल हैंड ओवर की जिसमें जंगछा की सारी डिटेल्स थी। वो सारी डिटेल्स को आराम से पढ़ता और वो वहां से फाइल हैंड अप करके चला जाता है। सारा फाइल पढ़ने के बाद हाईकमान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो भी अपनी कार लेकर बाहर निकल गया कुछ ऑफिस में पेपर वर्क्स खत्म करने के लिए। उसी दौरान आचिंग और हाईकमान आमने सामने आ गए, क्योंकि हाईकमान की गाड़ी खराब हो गई थी अचानक से और आचिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो 7 सालों से चाइना नहीं आया था। इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता था कि किस जगह पे क्या है और किधर से कौन सा रास्ता निकलता है। अब समझ में नहीं आ रहा था हाईकमान को कि वो अपनी गाड़ी का क्या करे। वो अपने ड्राइवर को फोन कर चुका था कि गाड़ी भेजो। उसके ड्राइवर ने कहा, मास्टर हमें आने में अभी भी 15 मिनट लगेंगे। तभी हाईकमान की नजर एक हेलमेट पहने हुए बंदे पर जाती है, जो कि बाइक लेके इधर उधर देख रहा था। और वो हेलमेट उतारता है तो हाईकमान उसे देखता ही रह जाता है। वो इतना खूबसूरत था, उसकी सेंट ओमेगा सेंट थी, जिसकी वजह से हाईकमान बहुत ज्यादा हॉट फील करने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। उसने पहली बार अपने बॉडी में ऐसा कुछ सेंसेशन महसूस किया था। पर वो अपनी थॉट्स को एक जगह रखकर कहता है, कोई फायदा नहीं है, अंकल ने मेरा ही शादी पहले ही जंगछा से कर दी है, जंग्स क्लान के ओमेगा सन से। मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अभी भी उसकी नजर जंगछा से नहीं हटी थी। अब वो जंगछा के पास जाता है और कहता है, यंग मैन, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तब जंगछा अपनी आंखें रोल कहते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर इरिटेट होते हुए